Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start Gram's law of diffusion, which is related with chapter number 2, first year physical chemistry, और chapter का नाम है state of matter. Before going to start Gram's law of diffusion, हमें diffusion और diffusion definitions पता होनी चाहिए. ये क्या है? First of all, diffusion. Diffusion कहते हैं नफूस पजीरी को. क्या मतलब? डिफरेंट पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होने का प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन. वो पार्टिकल्स गैस गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड गैस भी हो सकते हैं और सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं. अगर हम सिर्फ गैसेस की बात करें, डिफरेंट गैसेस का आपस में इंटरमिक्स या इंटरमिंगलिंग होने का प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन. डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो एक बार पढ़ लें आप लोग. देन डिफ्यूजन और इफ्यूजन एक रिवर्स प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल, अगर एक टायर में हवा भरी जा रही है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर एक कंटेनर में गैसेस को इन किया जा रहा है, आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन. अगर टायर पंचर हो जाए, सुराख हो जाए टायर में, तो वो एयर एक टाइनी होल के जरिए बाहर निकल के चली जाएगी, इसको कहते हैं इफ्यूजन. ठीक है. डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो हम आगे पढ़ेंगे. तो डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. एंड इफ mixture of different gases emit out from very tiny hole, just like puncture in tire, साइकिल ट्यूब, बाइक की ऑक्वस ट्यूब होती है उसमें, तो इस फेनोमेना को हम कहेंगे इफ्यूजन. अब एक चीज और, रेट किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए. रेट कहते हैं any substance change with respect to time. Any substance change with respect to, WRT का मतलब with respect to time is called rate. किसी भी चीज में हम तब्दीली देखें टाइम के लिहाज से, इसका मतलब वो चीज क्या होती है, रेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देख रहे हैं किसी भी चीज में चेंज, तो डेल्टा का साइन शो करेंगे. डेल्टा का मतलब चेंज, मतलब चेंज इन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट. रेट ऑफ ईटिंग, कुछ लोग कम टाइम में ज्यादा खा लेते हैं, कुछ लोग कम टाइम में, मतलब ज्यादा टाइम में कम खाते हैं. इसका मतलब जो लोग ज्यादा टाइम में कम खाते हैं उनका रेट ऑफ ईटिंग कम है, और जिनको टाइम कम लगता है और जल्दी खाना खा लेते हैं वो उनका क्या, रेट ऑफ ईटिंग ज्यादा है. रेट ऑफ राइटिंग, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को 10 मिनट दिए गए कि भाई ऐसे लिखना है, और दोनों को याद है, लेकिन एक की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, एक की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी. जिसकी स्पीड फास्ट होगी वो तेजी के साथ लिख लेगा, उसको कम टाइम लगेगा पेजेस फिल करने में. फॉर एग्जांपल, 10 मिनट के अंदर वो 3 पेजेस या 2 पेजेस फिल कर लेता है, और एक बंदा 10 मिनट में 1 पेज फिल करता है. तो जो 1 पेज फिल करेगा उसका रेट ऑफ राइटिंग कम है, और जो सेम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस फिल कर देगा उसका रेट ऑफ राइटिंग क्या है, ज्यादा. ठीक है. इस तरह रेट ऑफ स्पीड भी होगा, मतलब वेलोसिटी एक तरीके से पढ़ी होगी आपने, कि ज्यादातर ये होता है जो हैवियर गैसेस होती हैं उनकी स्पीड कम होती है बनिस्बत उन गैसेस के जिनकी आपके पास मास कम होता है. जिनका मास कम होगा उनकी स्पीड ज्यादा, जिनका मास ज्यादा उनकी स्पीड कम. तो रेट हमें पता होना चाहिए. एनी सब्सटेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट, और चेंज इन सब्सटेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट. उम्मीद है कि आप लोगों को डिफ्यूजन, रेट और इफ्यूजन ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर होंगे.
Now we are going to start Gram's law of diffusion. Gram's law of diffusion, Gram नाम है साइंटिस्ट का. इसने गैसेस के लिए डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया. वो गैसेस जिनकी डेंसिटीज और मासेस डिफरेंट होते हैं 1881 में. इट मींस दैट साइंटिस्ट ग्राम in 1881 established quantitative relationship between rate of diffusion of gases and their densities or molecular masses. जब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले. According to Gram's law, rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of the density of that gas, provided that the temperature and pressure conditions are same for the two gases. अगर हमारे पास दो गैसेस हैं और दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की कंडीशन सेम है, और अगर दो गैसेस हैं दोनों के मासेस में डिफरेंस होगा, दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस होगा. एक का मास ज्यादा होगा, दूसरे का मास कम. एक की डेंसिटी ज्यादा, दूसरी की डेंसिटी कम. ज्यादातर देखने में ये बात आती है कि वो लोग जिनका मास कम होता है उनकी स्पीड ज्यादा होती है, और वो लोग जिनका मास ज्यादा होता है उनकी स्पीड क्या होती है, कम. ठीक है. तो यहां पर हम स्टेटमेंट को इससे हम कंपेयर करते हैं. स्टेटमेंट को हम इससे कंपेयर कर लेते हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें तो रेट और मास में इनवर्स रिलेशन है. जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी. लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें क्या चीज भाई, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो वो देखने से पहले हमारे पास ये सामने दो गैसेस हैं. HCl वेपर स्टेट में गैस है, ठीक है, HCl गैस है, और दूसरी क्या हमारे पास अमोनिया गैस. अमोनिया का मास होता है 17 और 36.5 मास है HCl का. एक पाइप है, यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर HCl गैस है और लेफ्ट साइड पर अमोनिया गैस है. इन दोनों को एक टाइम पे ये कंटेनर का कॉर्क ओपन कर दिया गया. जब ये दोनों एक तरफ मूव करेंगे तो देखा ये गया कि एक पोजीशन के ऊपर वाइट फ्यूम्स हासिल हुए. वो किसके हासिल हुए, अमोनियम क्लोराइड के. जब अमोनिया रिएक्ट करती है HCl के साथ तो वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है अमोनियम क्लोराइड के. क्योंकि अमोनिया का मास कम है 17, तो इसका जो डिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू HCl ये ज्यादा ट्रेवल करेगी, और HCl का मास ज्यादा है तकरीबन 2 टाइम्स, तो ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू अमोनिया. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल के बाद अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म डेवलप करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो हम यहाँ पर दो गैसेस कंसीडर करेंगे. एक का नाम देंगे A और दूसरी गैस का नाम देंगे हम B. ठीक है. तो कंसीडर करते हैं दो गैसेस. कंसीडर अ गैस A. मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू statement of Gram's law of diffusion, rate of diffusion of gas A is inversely proportional to the square root of density of gas A at same temperature and pressure conditions. तो ग्राम्स लॉ के मुताबिक हमने एक रिलेशन बना लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन. R का मतलब रेट, A का मतलब गैस A, D का मतलब डेंसिटी और A का मतलब गैस A. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस A. ठीक है. इसके बाद हम अगर देखें तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक इक्वल आता है, एक कांस्टेंट. देखें यहाँ पर आ गया एक इक्वल और एक कांस्टेंट. हमारे पास जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन में यहाँ पर था साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाएंगे तो एक इक्वल एक कांस्टेंट आ गया. ठीक है. अब स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A
multiply by square root of density of A will be equals to constant, जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली फॉर गैस बी, गैस बी के लिए सिमिलर हमने बिल्कुल सेम कुछ भी नहीं किया। जो रेट ऑफ ए के लिए, गैस ए के लिए इक्वेशन थी, उसमें हमने आर ए को रिप्रेजेंट कर दिया आर बी से, डेंसिटी ऑफ ए को डेंसिटी ऑफ बी से, और के कांस्टेंट है, इसको नाम दी हमने इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक फॉर गैस ए और दूसरी फॉर गैस बी। दोनों में राइट साइड पर सेम कांस्टेंट है के। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को कंपेयर किया गया तो लेफ्ट साइड पे आ गया रेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए, और राइट साइड पे आ गया रेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं रेट एक तरफ हो जाए और डेंसिटी एक तरफ, तो इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो रेट ऑफ बी आके नीचे आके डिवाइड हो गया, जो देख रहे हैं हम, और डेंसिटी ऑफ ए नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो गई। स्क्वायर रूट दोनों पे है तो दोनों पे डाल दिया गया, तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर ए इज रेट ऑफ ए ओवर रेट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बी ओवर डेंसिटी ऑफ गैस ए। ये वो इक्वेशन है जिसके जरिए चार इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई। देन अगर हम आगे मूव करते हैं तो हमने देखा यहां पर रेट ऑफ ए ओवर रेट ऑफ बी बराबर है डेंसिटी ऑफ बी ओवर डेंसिटी ऑफ ए। अब हमारे पास जरा गौर से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम सेम, दोनों गैसेस के लिए कंटेनर की स्पेस, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? सेम। तो डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास दोनों के चेंज होंगे, तो डेंसिटी ऑफ ए बराबर है मास ऑफ ए ओवर बी, डेंसिटी ऑफ बी बराबर है मास ऑफ बी ओवर बी। वी दोनों में सेम है, जब भी वी ए और वी बी नहीं लिखा, अगर वी डिफरेंट होते तो अलग अलग लिखते। तो मास ऑफ ए ओवर बी, मास ऑफ बी ओवर बी, तो ये हमने जस्ट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ बी एंड डेंसिटी ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर ए। डी ऑफ बी की जगह पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ बी ओवर बी, और डी ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ ए ओवर बी। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो क्या बचा? रेट ऑफ ए ओवर रेट ऑफ बी इक्वल्स टू मास ऑफ बी ओवर मास ऑफ ए। ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम जाहिर करता है मास इन ग्राम्स को। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मास, ये आ गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिलेशन बनाना है जिसमें हम मास को मॉलिक्यूलर मास से डिस्प्लेस करेंगे। ये इक्वेशन नंबर बी हमारे पास, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ मोल्स के इसके इक्वल होते हैं मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और देन फॉर्मूला मास। क्योंकि यहाँ पर गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो हम कैपिटल एम से जाहिर करेंगे मास, मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल एम क्या चीज है यहाँ पर? मास इन ग्राम्स, तो ये मास इन ग्राम्स है, ठीक है। और ये कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लिखते हैं AMU, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास जाके मल्टीप्लाई हो गया एन से, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एम, एम मतलब स्मॉल एम मास इन ग्राम। अगर हम दोनों गैसेस के एक एक मोल ले लें तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 1, ये क्या हो गया? 1। जब ये 1 हो गया
तो अगर गैसेस के मोल सेम होंगे तो उन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ही क्या आएगा, मास इन ग्राम। तो स्मॉल m विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M, स्मॉल m मास इन ग्राम विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M मास इन AMU, मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम्स ऑफ A बराबर आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, मास इन ग्राम्स ऑफ B बराबर आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। तो हमारे पास इक्वेशन बी में स्मॉल m लिखा हुआ था, स्मॉल एम बी ओवर स्मॉल एम ए, तो हमने स्मॉल एम बी ओवर स्मॉल एम ए को कैपिटल एम बी ओवर कैपिटल एम ए से जाहिर कर दिया। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से जाहिर करेंगे। ये आ गई हमारे पास फोर्थ कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी का रिलेशन था, और ये आ गई थर्ड कैटेगरी। ये कौन सी आ गई, थर्ड कैटेगरी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी का जिक्र था, सेकंड में रेट ऑफ डिफ्यूजन और मास इन ग्राम का जिक्र था, थर्ड में रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड रिलेशन। Now, after develop the relationship between rate of diffusion and molecular mass of B and A, अब हमें रिलेशन देखना है रेट का टाइम के साथ। देखें, रेट और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ये अभी हमने शुरू में पढ़ा कि जिस चीज को, जिस गैस को टाइम ज्यादा लग रहा है उसका रेट कम है, और जिसको टाइम कम लग रहा है उसका रेट ज्यादा। इसका मतलब रेट में और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन में और उसको कितना टाइम लग रहा है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसका मतलब देखें जरा, इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, आर की जगह पे आर ए और टी की जगह पर टी ए। तो ये एक रिलेशन बन गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर टी ए। अब टी ए नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या होगा, टी ए इनवर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब लिखा हुआ है अगर 1 ओवर ए, 1 ओवर ए इसकी पावर 1 है, अगर ये ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, ए की पावर -1, ए इनवर्स बन गया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एक मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में ए इनवर्स। तो टाइम जो था वो नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके टी इनवर्स हो गया। तो रेट ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ए इनवर्स। सेम फॉर बी, जहां पर हमने ए लिखा है यहां पर भी बी लिख देंगे, यहां पर भी बी लिख देंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ बी। तो टाइम ऑफ बी नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई इनवर्स। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। इसका मतलब आर बी की जगह पर हम रखेंगे टी बी इनवर्स, आर बी की जगह पर रखेंगे टी बी इनवर्स, और आर ए की जगह पर रखेंगे टी ए इनवर्स। आर ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, टी ए इनवर्स। जब ये पुट करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज। इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी। देखें, अगर मैं इसके आगे ऐसे पुट कर दूं, आर ऑफ ए की जगह क्या लिखा हमने, टी ए इनवर्स, टी ए इनवर्स, और आर बी की जगह क्या लिखा, टी बी इनवर्स। ये नीचे टी बी आप शो करेंगे आपको। अब इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा हमें, ये टी बी ऊपर लेके आएंगे और टी ए नीचे लेके आ जाएंगे, तो इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा टी टाइम ऑफ बी और गैस बी, और नीचे आ जाएगा टाइम ऑफ टाइम टेकन फॉर गैस ए फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास नीचे मौजूद है, किस तरीके से जरा गौर से देखिएगा। ये आ गई हमारे पास टाइम की इक्वेशन। जब हमने वैल्यूज पुट डाउन की, जब हमने वैल्यूज पुट डाउन की तो ये इक्वेशन बन गई टाइम ए इनवर्स ओवर टाइम बी इनवर्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए।
और टी भी ऊपर चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, टी ए नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया। तो इक्वेशन फाइनल बन गई, टाइम ऑफ बी ओवर टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। तो यहाँ पर तो कंप्लीट हो गई डेरिवेशन, लेकिन हमने 4 इक्वेशन थी हमारे पास, अगर इन चारों को कंबाइन कर लें, फर्स्ट क्या थी, रेट ऑफ ए ओवर रेट ऑफ बी, डेंसिटी से रिलेशन फर्स्ट था हमारे पास, डी ऑफ बी ओवर डी ऑफ ए इनवर्स रिलेशन, सेकंड मास इन ग्राम से रिलेशन, मास ऑफ बी ओवर मास ऑफ ए, थर्ड मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन, मास ऑफ बी ओवर मास ऑफ ए लेकिन मॉलिक्यूलर मास, और फोर्थ टाइम से रिलेशन। याद रखिएगा, रेट का डेंसिटी मास इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्ट रिलेशन है, और रेट का टाइम से क्या रिलेशन हो गया, इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास 4 रिलेशनशिप डेवलप हो गए। ग्राम्स लॉ के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान से हैं, डिपेंड कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। हमें बस यही बात याद होनी चाहिए, रेट का डेंसिटी मास इन ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि टाइम से रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। तो हियर वी हैव कंप्लीट Gram's law of diffusion statement mathematical form. If you have any query regarding the statement of Gram's law, diffusion, effusion, rate and mathematical form of Grams, so you can ask. तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, और इस न्यूमेरिकल में हमने वही चीजें, वही फॉर्मूले इस्तेमाल किया है जो कि अभी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। सिंपल इज दैट 14 cm cube of helium gas effused from a porous container in 20 seconds. How long will sulfur dioxide gas take to effuse from the same container? इसका मतलब दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है, कितना है, 40 cm क्यूब। तो वॉल्यूम तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं हो रहा। T1 टाइम 1 हीलियम के लिए टाइम 1 गिवन है, कितना है, 20 सेकंड्स। अगर एक 40 cm क्यूब का कंटेनर है, उसमें हीलियम को 20 सेकंड्स लग रहे हैं, तो बताइए कि T2 मालूम करना है, उसी कंटेनर के वॉल्यूम के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को कितना टाइम लगेगा, ये हमें मालूम करना है। तो पहली बात, हीलियम का मास गिवन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का मास गिवन है हमें, कितना है, 64, हीलियम कितना है, 4। हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, आर ए ओवर आर बी। अब 1 और 2 लिखें, हमारी मर्जी। R1 over R2 rate of diffusion of gas 1 divided by rate of diffusion of gas 2 बराबर है molecular mass of gas 2 divided by molecular mass of gas 1। अच्छा, R1 की जगह पे V over T1 रखा और R2 की जगह पे V over T2, दोनों में वॉल्यूम सेम, दोनों का वॉल्यूम कैंसिल आउट। हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया, ये असल में आ गया फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनल में, अभी हमने सामने देखा। जस्ट फॉर्मूले की कहानी। अब जस्ट हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है, टी ऑफ 2 मालूम करना है। T1 गिवन है 20, T1 किसके लिए था, T1 था हीलियम के लिए, हीलियम का मास 4 गिवन है, तो M1 नीचे रख देंगे 4, M2 ऊपर रख देंगे 64, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 4 का 4 पहले 16, 4 4 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4। 20 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करवा दिया। टाइम ऑफ 2, इसका मतलब टाइम फॉर डिफ्यूजन फॉर सल्फर डाइऑक्साइड कितना आ गया, 80 सेकेंड्स। क्या मतलब इसका, जिस 40 cm क्यूब कंटेनर के होल में से हीलियम गैस को निकलने के लिए 20 सेकेंड रिक्वायर्ड थे, उसी कंटेनर में से इफ्यूज होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को 80 सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे। वजह क्या है, हीलियम का मास कम था 4, तो इसको कम टाइम लगेगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का मास ज्यादा था तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का,
तो अगर किसी किसी की कोई क्यूरी है, कोई भी सवाल है, कोई प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल को समझने में, तो यू कैन आस्क। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की डेरिवेशन और ये न्यूमेरिकल जो आज परफॉर्म किया गया है समझ में आ गया हो गया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीटली स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म डेरिवेशन करेंगे। टिल देन, if you have any sort of query regarding Grams law of diffusion or any other topic, so you can comment or you can text me directly. Inshallah we will solve your problems, your queries. Till then आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।